हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो देखा जाए, इसमें हम लोग 8 और 9 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व कुछ समय पहले ही आपको देखा जाए तो जो करंट अफेयर का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने 6 और 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, उनमें चर्चा की थी। ये क्लास देखा जाए आपके आरओ परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जाती है पर डे। आइए चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। विश्व महासागर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? ये 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत तो हुई थी, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट था, उसी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक रूप से इसको 2008 में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। 8 जून को विश्व महासागर दिवस तभी से हर साल मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? थीम याद रखिए, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस इस बार का थीम था। चलिए आगे चर्चा करें फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन में 100 जीत हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन में 100 जीत हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। 2 जून को नोवाक जोकोविच ने 2025 फ्रेंच ओपन में अपनी 100वीं जीत हासिल की है। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच जो फ्रेंच ओपन है उसमें 100 जीत हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले कौन थे? जब ये दूसरे हैं तो पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने टोटल फ्रेंच ओपन में 112 जीत हासिल कर रखी है। ठीक है, और साथ ही अगर जो किसी ग्रैंड स्लैम की बात कर ले, कि सारे जो ग्रैंड स्लैम इवेंट होते हैं उनकी बात कर ले, तो पूरे ग्रैंड स्लैम इवेंट में जो नोवाक जोकोविच है तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 जीत से ऊपर हासिल करी है। ठीक है, देखा जाए इससे पहले राफेल नडाल ने 112 जीत हासिल कर रखी है टोटल। रोजर फेडरर ने विंबलडन में 105 जीत और ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102 जीत हासिल कर रखी है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 100 जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन? पहले खिलाड़ी राफेल नडाल। दूसरे खिलाड़ी कौन है? दूसरे खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। और उसके बाद देखा जाए ओवरऑल की बात कर ले तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, तीनों का नाम यहां पर सम्मिलित है। आगे देखा जाए 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया गया है। अब 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो है, इसका आयोजन कहां पर? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया। 4 से 5 जून को आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत सहित 10 देशों ने यहां पर 10 देशों के सांसदों ने हिस्सा लिया। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जिनके साथ एक उच्च स्तरीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर शामिल हुआ था। देखा जाए तो अगला यानी कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो होगा, ये कहां पर होगा? ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, उनको अध्यक्ष भी नामित कर दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ अब होगा क्या कि भारत अब ब्रिक्स सांसदों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। चंद्रयान रेजिलियंस चांद की सतह पर उतरने से पहले क्रैश हो गया है। इंपॉर्टेंट है, जापान की निजी स्पेस एजेंसी है आई स्पेस, उसके द्वारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया रेजिलियंस, जो चांद पर उतरने से कुछ चंद सेकंड पहले ही उसका जो संपर्क है वो टूट गया, और संपर्क टूटने के कारण मिशन को फेल घोषित कर दिया गया। ठीक है, आई स्पेस की चांद पर दूसरी कोशिश थी। इससे पहले देखा जाए तो 2022-23 में इस कंपनी ने अपना पहला लूनर मिशन भेजा था, वो भी क्रैश हो गया था। यहां पर चर्चा करें, जो रेजिलियंस नाम का यह लैंडर 2.3 मीटर लंबा था, तथा इसे जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, और अब संपर्क टूट जाने की वजह से इसको असफल घोषित कर दिया गया। आगे चर्चा करें, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के विजेता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपने रील देखा होगा कि किस प्रकार डी गुकेश से पराजित होने के बाद, ठीक है, टेबल पे चेसबोर्ड पे हाथ मार के मैग्नस कार्लसन चले गए थे, और उसके बाद जब फाइनल मुकाबला होता है तो फाइनल में मैग्नस कार्लसन जीत जाते हैं। चर्चा करें यहां पर, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 का टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। और वहीं पर जो भारतीय खिलाड़ी गए उनका भी पॉइंट टेबल में स्थान देखें तो डी गुकेश जो है ये पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर रहे। और साथ ही साथ भारत के एक अन्य खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी जो गए थे, वो कौन से रैंक पर रहे? 5वें रैंक पर रहे। ठीक, तो ये पॉइंट टेबल याद रखिएगा, पहले पर मैग्नस कार्लसन, दूसरे पे डी गुकेश, और तीसरे पे देखा जाए तो अर्जुन एरिगेसी। चलिए आगे देखा जाए, कोको गॉफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो स्पोर्ट्स स्पेशल है। कोको गॉफ पहली बार बनी फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्ल्ड नंबर 2 कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन जीता है। वे 2022 के फाइनल में का मैच हार गई थी। ठीक है, 2022 में फाइनल मुकाबला जो हुआ था
उस फाइनल मुकाबले में फाइनल मुकाबला हार गई थी। ठीक है, 21 साल की अमेरिकी स्टार ने 7 जून को विमेन्स सिंगल के फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 टेनिस स्टार आर्याना सबलेंका को 6-7, 6-2, 4-4 से पराजित किया। यानी कि फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया? आर्याना सबलेंका को पराजित किया। जीता किसने? कोको गॉफ ने जीता है। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। यहां देखा जाए कोको गॉफ ने कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पूर्व 2023 में उन्होंने यूएस ओपन जीता था। ठीक है, 2023 में यूएस ओपन का खिताब जीत रखा है और अब फ्रेंच ओपन भी जीत लिया है। तो यानी कि अपने करियर में इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, पहला यूएस ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे देखा जाए पीयूष चावला के बारे में। ठीक, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं। जल्दी जल्दी चलने का तात्पर्य यह है कि हमारा एक वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, लगभग 30-35 मिनट का, और ये वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करना है। मेरी कोशिश यही रहेगी 30 मिनट के अंदर ही समेट दिया जाए। ठीक, पीयूष चावला ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। यहां पर चर्चा करें, भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि पीयूष चावला 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था उस जीतने वाली टीम में भारतीय खिलाड़ी के रूप में सम्मिलित थे। देखा जाए उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल के 2 टाइटल भी जीते हैं। पीयूष चावला ने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे, 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और उन्होंने 43 विकेट भी चटकाए हैं। ठीक है, यहां पर 43 विकेट भी पीयूष चावला ने चटकाए हैं। चलिए आगे हम बात करें बिहार से संबंधित, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार को मिला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में पहला स्थान। ठीक है, देश में पहला स्थान मिला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में। चर्चा करें पॉइंट पर, तो बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे बिहार रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण 92% और रोगी सेवा के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने में सर्वाधिक उच्च स्थान हासिल करने से बिहार ने कुशल और पहुंच वाली जन स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराकर एक नया कीर्तिमान भी हासिल किया है। बिहार का कमान और नियंत्रण केंद्र राजधानी पटना में स्थित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो कमान एवं नियंत्रण केंद्र वो कहां पर अवस्थित है? वो पटना में अवस्थित है और इस बदलाव में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखा जाए, अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। जो अश्वनी लोहानी है इनको प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यहां पर चर्चा करें, एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी लोहानी को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? अश्वनी लोहानी को। और अश्वनी लोहानी जो थे ये एयर इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं, साथ ही साथ जो रेलवे बोर्ड है उसके चीफ भी रह चुके हैं। देखा जाए तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 4 जून 2025 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। यह नियुक्ति पूर्व विद्युत सचिव संजीव रंजन सहाय के जाने के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए की गई है। मतलब देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय था वहां पर पहले संजीव रंजन सहाय थे और संजीव रंजन सहाय की जगह पर अब अश्वनी लोहानी को नया चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, अगली खबर है रूस अंतरिक्ष में बनाएगा अपना ड्रोन प्लेटफॉर्म। ठीक है, रूस के द्वारा अंतरिक्ष में अपना ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। चर्चा कर लेते हैं खबर क्या है। रूस ने स्वचालित अंतरिक्ष यान या ड्रोन को ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन से संचालित करने के लिए एक तकनीक का पेटेंट कराया है। सामरिक तौर पर ड्रोन के बढ़ते महत्व को देखते हुए रूस दुनिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। ठीक है, आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाने वाला पहला देश कौन सा? रूस है। ठीक है, दुनिया का पहला देश है जो ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाएगा। चर्चा कर ले, यह प्लेटफॉर्म रोबोट से लैस होगा। शुरुआत में रूस के ऑर्बिटल स्टेशन पर इसका परीक्षण किया जाएगा। रूस इस समय अपना ऑर्बिटल स्टेशन बनाने जा रहा है जिसे 2027 से 2033 के बीच कक्षा में तैनात भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर खास बात यह है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के अधिकारियों ने 2024 के बाद अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने की योजना की घोषणा की थी और माना जा रहा है कि रूस 2030 तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे खुद को अलग भी कर लेगा। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि रूस अंतरिक्ष में बनाएगा अपना पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बात कर ले फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल के विजेता के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि आज का जो क्लास है वो स्पोर्ट्स स्पेशल है। यहां पर चर्चा करें, रोला गैरा पेरिस में हो रहे फ्रेंच ओपन खिताब के फाइनल मुकाबले के पहले 2 सेट हारने के बाद
वापसी करते हुए कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इटली के यानिक सिनर, जिनको आप जेनिक सिनर भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने पुरुषों का जीता है, महिलाओं का कोको गफ ने जीता है। यहां पर चर्चा कर ले, कार्लोस अल्कराज का यह दूसरा क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन खिताब है। कार्लोस अल्कराज 2024 फ्रेंच ओपन व विंबलडन दोनों खिताब सहित अब तक कुछ 5 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, यानी कि 2024 का जो फ्रेंच ओपन हुआ था, साथ ही साथ विंबलडन हुआ था, ये दोनों किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। पाकिस्तान में सीनेट चेयरमैन की सैलरी में 500% का इजाफा। ठीक है, यहां पर जो सीनेट के चेयरमैन होते हैं पाकिस्तान में, उनकी जो सैलरी होती थी उसमें 500% का इजाफा पाकिस्तान ने किया। तो परीक्षा पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के सीनेट के चेयरमैन की सैलरी में 500% का इजाफा किया गया पाकिस्तान में? चर्चा कर ले। पाकिस्तान सरकार ने जून 2025 की शुरुआत में नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन के वेतन में 500% की बढ़ोतरी कर दी है। यहां देखा जाए, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और सीनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को अब प्रतिमाह 2,05,000 रुपए की जगह पर देखा जाए 13 लाख रुपए वेतन मिला करेगा। यानी 500% की वृद्धि एक साथ कर दी गई और जनता से कहा गया है कि फिजूल खर्ची कम करिए, पैसा बचाइए, पैसा उठा के इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि 12 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को 12 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की। ठीक है, अब ये देश कौन कौन से हैं? 12 देश: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान एवं यमन। इसके अलावा 7 देश बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला से आने वाले लोगों पर आंशिक प्रतिबंध होगा। मतलब 12 देश तो ऐसे हैं जिन पर पूर्ण प्रतिबंध है कि यहां से कोई आए ही ना अमेरिका में, और 7 देश ऐसे हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। और ये प्रतिबंध जो है ये 9 जून 2025 यानी कि आज से लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? नरेंद्र मोदी छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ठीक है, खबर यह है कि G7 में फिर से सम्मिलित होंगे, छठी बार सम्मिलित हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा में कानन साक्षी में आयोजित होने वाले 51वें ग्रुप्स ऑफ 7 यानी कि 51वां G7 समिट है और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर देखा जाए, मार्क कार्नी का निमंत्रण जो था इन्होंने स्वीकार किया है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले 2019, 2021, 22, 23, 24 में भी हिस्सा ले चुके हैं, यानी कि 2019 से लगातार पीएम मोदी सम्मिलित हो रहे हैं G7 समिट में। ठीक है, आगे खबर क्या है? खबर यह है कि 2019 से भारत को हर G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, सिवाय 2020 के जो आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। यानी कि 2020 में वर्चुअल रूप से हुआ था G7 समिट, उसमें नहीं आयोजित किया गया था। बाकी उसके बाद जितने भी समिट हुए सब में पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है। आगे देखा जाए, अगली खबर है चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025। खबर यह है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया था? चौथा भारत मध्य एशिया संवाद ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? 6 जून 2025 को। किसके द्वारा मेजबानी की गई? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। आगे देखा जाए तो भारत ने दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की भी मेजबानी की थी। यानी कि इससे पूर्व भारत ने 2021 में मेजबानी की थी और अब 2025 में भारत के द्वारा मेजबानी की जा रही है। खबर यह भी है कि 5 मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यानी किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने चौथे भारत मध्य एशिया संवाद में हिस्सा लिया था। यहां देखा जाए तो भारत और इन 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक में भी भाग लिया। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि चौथा भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अगली खबर देखा जाए 2026 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देश। यहां पर चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लातविया, बाहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ठीक है, तो याद रखना किन 5 देशों को चुना गया, ये आपसे परीक्षा में सवाल यहां से पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू करंट अफेयर यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछा था, 2022 में पूछा था। ठीक है, 2022 में यहां से सवाल आ चुका है।
सेम ऐसा ही सवाल, कंट्रीज के नाम चेंज थे, वहां भारत भी सम्मिलित हो रहा था। तो यहां पर चर्चा किया जाए लाटविया, बाहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और यहां पर देखा जाए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको 2 साल के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। चर्चा करें नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल जो होगा ये 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए पूर्वी यूरोप का छोटा सा देश जो लाटविया है ये पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना जा रहा है, इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक खबर ये भी जाने रहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जो होते हैं ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 सदस्य जो हैं जिनको P5 कंट्रीज कहते हैं, परमानेंट 5, P5 मतलब परमानेंट 5, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इनके पास वीटो पावर होती है और इसके इतर देखा जाए तो 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हर 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। जो 10 सदस्य होते हैं वो गैर स्थायी सदस्य होते हैं जिनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे जिनमें से 6 अस्थायी होते थे। 1965 के बाद से अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, वो बढ़ाकर 10 कर दी गई। पहले 6 होते थे लेकिन बाद में 10 कर दी गई। ठीक, चलिए अंतिम खबर पे आज की चर्चा करें 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। ठीक, 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार पे चर्चा करते हैं। वर्ष 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रख्यात लेखिका सारा जोसेफ को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया है? सारा जोसेफ को प्रदान किया गया है। यहां पर खबर यह भी है कि यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, मलयालम साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए प्रदान किया गया है लेखिका सारा जोसेफ को। ठीक, ये है सारा जोसेफ। चलिए आगे बात करें, पुरस्कार में 3 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति भी उनको प्रदान की गई। यहां पर आप मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति भी प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो 7 जून को कोझिकोड के केपी केशव मेनन हॉल में एक औपचारिक समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहां पर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ को प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अब आज के इसी वीडियो क्लास पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, 4-5 प्रश्न जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है? लाइफ एंड लाइवलीहुड, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस, ब्लू फ्यूचर, ओशन फॉर ऑल, सेव अवर ओशियन। 4 ऑप्शन है, सही कौन सा ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के 100वां जीत हासिल करने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में, रूस में, भारत में या चीन में। और चौथा क्वेश्चन है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन बने? डीगो केस, अर्जुन एरिगेसी, मैग्नस कार्लसन, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम सवाल यह है कि कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल फाइनल में किसे पराजित किया? इगा स्वेटेक, आर्याना सबलेंका, ओस जाओबेर, एमा रुआकुन। ठीक है, एमा रडाकुन या एमा रुआकुन भी कहते हैं इनको। तो आप बताइए इन 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में। वीडियो बहुत लंबा नहीं था, बहुत लंबा करने का प्रयास भी नहीं था, तो जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनको कवर करने का प्रयास किया गया। और इन खबरों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं खबरों पर आधारित, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उत्तर जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया अगर तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा किया करिए। आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिवीजन सीरीज को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर देखा जाए तक 10 क्लासेस आ चुकी है। ठीक है, और अनावरत रूप से वो वीडियो क्लास हमारी आगे बढ़ रही है। उस वीडियो क्लास फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हार्ड कॉपी उसके बच्चों के घर जिन्होंने परचेज किया है सबके घर भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक